आज आप लोग सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो इस समय आपके सामने है, इस तस्वीर में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो और डॉक्टर सुकर्णो के साथ साथ एनक्रूमा नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर है बेलग्रेड यूगोस्लाविया की और दिन है 1 सितंबर 1961। इस तस्वीर में ये 5 लोग 5 अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आखिर कर क्या रहे हैं। ये तस्वीर हमें बताती है गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में, नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में। तो आखिर क्या है ये नॉन अलाइड? तो इसी नॉन अलाइड की कहानी को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। लेकिन नॉन अलाइड को समझने के लिए हमें कम से कम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो हुआ कुछ यूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते ये दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि 1939 से शुरू होता है और 1945 में जाकर के ख़त्म होता है। इस वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अंग्रेज़ जीत गए थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीतने के बाद अपना वादा नहीं निभाया था और बदले में हमें मिला था जलियांवाला बाग। बस यही रीज़न था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारतीय सेनाओं ने, कांग्रेस ने, डिफेंस फोर्सेस ने अंग्रेज़ों का साथ देने से मना कर दिया। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ एम्पायर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका था, शक्तिशाली हो चुका था और लगभग पूरे साउथ ईस्ट एशिया पे जापान का कब्ज़ा हो चुका था, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की एंट्री होने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया और काफ़ी कुछ बदलने से जो परिणाम हुए वो काफ़ी भयावह हुए। जापान ने गुस्से में आकर अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया और बदले में अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला जो कि 6 और 9 अगस्त 1945 को किया गया था, उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया क्योंकि जापानीज़ फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। जापान के सरेंडर करने के बाद 15 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति तो हो जाती है, लेकिन ये युद्ध आखिर जीता कौन? युद्ध जीतने वाला देश था अंग्रेज़। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया को एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी कि भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंग्रेज़ जीते हों, लेकिन जो किंग मेकर है, जिसकी वजह से जीते हैं, वो है अमेरिका। और इस तरीके से विश्व के मानचित्र पर एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वही संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और पूरी दुनिया जो ये चाहती थी कि गुलामी से आज़ाद होने के बाद अमेरिका पूंजीवाद का विरोध करे। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया और बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था का आधार पूंजीवाद को ही बनाया। बस यही एक रीज़न था कि नए आज़ाद हुए देशों की आंखों में अमेरिका खटक रहा था। और इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर इंग्लैंड ने भी 1945 से लेकर के और 1950 तक दुनिया के लगभग सभी देशों को आज़ाद कर दिया। 15 अगस्त सन 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट के कहने पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये फैसला करते हैं कि दुनिया के वो सारे देश जिन्हें अब गुलाम बनाए रखने से अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। और इसी क्रम में सन 1945 से लेकर 1950 के बीच दुनिया के ज़्यादातर देश आज़ाद हो गए। लेकिन सन 1950 में दुनिया की तस्वीर कुछ बदल चुकी थी, क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटेन अब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा और ब्रिटेन की जगह अब जो अगली शक्ति का उदय हो चुका है वो है अमेरिका। और दूसरी तरफ समाजवाद का नारा देके अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था लगातार सोवियत संघ। इसलिए
1950 से 60 के दशक में दुनिया भर के देशों में स्पष्ट विभाजन देखा जा सकता था। अगर आप इसे बेहद सरल भाषा में समझना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1950 तक आते आते ये दुनिया दो भागों में बंट चुकी थी। पहला भाग वो भाग जो पूंजीवादी देशों के साथ था, ऐसी दुनिया को पूंजीवादी दुनिया या कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड कहा जाता था, और कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। दूसरी तरफ थी वो दुनिया जो समाजवादी देशों का एक ग्रुप था, और समाजवादी देशों का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। अर्थात दुनिया दो भागों में बंट गई, पहली समाजवादी दुनिया, दूसरी पूंजीवादी दुनिया। लेकिन इन सब के बीच उन देशों का क्या हुआ जो अभी नई नई आज़ादी पाए थे। नई नई आज़ादी पाए हुए देशों में भारत भी था, अफ्रीका के भी बहुत सारे कंट्री थे, और साउथ ईस्ट एशिया के भी अनेक राष्ट्र थे। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा समस्या इस बात को लेकर के हुई कि आखिर हम पूंजीवादी विश्व के साथ जाएं या समाजवादी विश्व के साथ जाएं, और ये सेम प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी हुई। चूंकि भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, प्राचीन काल में भारत विश्व गुरु रहा है। भारत की सलाह आज भी दुनिया भर का मार्गदर्शन करती है। इसलिए ये जितने नए देश अनाथ हुए थे, आज़ाद हुए थे, और एक अनाथ बालक की तरह भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, ये सब यही चाहते थे कि इंडिया इस बारे में कोई डिसीजन ले, और इंडिया जो डिसाइड करता वही सबका डिसीजन होता। और इसी क्रम में भारत ने ये डिसीजन लिया कि इंडिया ना तो कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जाएगा, ना ही सोशलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जाएगा। इसका रीज़न ये है कि यदि भारत आज़ाद होने के बाद पूंजीवाद के साथ चला जाता और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लेता, तो फिर हमें आज़ाद होने का मतलब ही क्या था। पूंजीवाद का विरोध करके ही स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए थे। पूंजीवाद के विरोध से ही इस देश को और दुनिया के ज़्यादातर देशों को आज़ादी मिली थी। इसलिए स्पष्ट है कि हमें पूंजीवाद के साथ तो नहीं जाना। लेकिन यदि आप पूंजीवाद के साथ नहीं गए तो आप तरक्की कैसे कर पाएंगे, आप गुणात्मक वृद्धि कैसे कर पाएंगे। डेवलपमेंट विदाउट कैपिटलिज्म पॉसिबल ही नहीं है। एक थी ये समस्या, और दूसरी समस्या ये थी कि अगर हम समाजवादी विश्व के साथ गए, सोशलिस्टिक वर्ल्ड के साथ गए, तो वहाँ पर भी यही समस्या आएगी कि समाजवाद में तो संपत्ति का स्पष्ट विभाजन है, वहाँ पर संपत्ति को जनता के हितों में बांट देना पड़ेगा और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हालांकि आज़ादी की पूरी लड़ाई में समाजवाद का झंडा बुलंद था, इसलिए भारत ये तो चाह रहा था कि समाजवाद के साथ चला जाए, लेकिन समाजवाद भविष्य के लिए बहुत घातक हो सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, समाजवाद उनका पेट नहीं भर सकता है। इसलिए पंडित नेहरू ने यह डिसाइड किया कि ना ही हम पूंजीवाद के साथ जाएंगे, ना ही हम समाजवाद के साथ जाएंगे, हम एक नई दुनिया बनाएंगे। और इस तरीके से हमारे देश ने, हिंदुस्तान ने एक नई दुनिया बनाई, और इसी नई दुनिया को तीसरा विश्व कहा गया, थर्ड वर्ल्ड कहा गया। थर्ड वर्ल्ड का सीधा सा मतलब था कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे जिसमें जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पूंजीवाद को अपना लेंगे, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो समाजवाद को अपना लेंगे, और पूंजीवाद और समाजवाद को एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। और यदि कोई सरकार पूंजीवाद और समाजवाद को एक साथ आगे लेकर के बढ़े तो ऐसी अर्थव्यवस्था के प्रकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो इस तरीके से मिक्स इकोनॉमी का जन्म होता है, और इस मिक्स इकोनॉमी का जो क्रेडिट है वो पूरी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। जैसे ही इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया,
दुनिया भर के वो देश जो कि अभी नए नए आज़ाद हुए थे वो भारत के साथ आ गए और 30 से ज़्यादा देशों ने भारत का इस बात को लेकर के समर्थन किया। एक समस्या सुलझ गई थी, लेकिन दूसरी समस्या अभी भी कायम थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, मिक्स इकोनॉमी में जिन दो चीज़ों का मिक्सचर होना है वो कितनी, कैपिटलिज्म कितना, सोशलिज्म कितना, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि एक गरीब देश तरक्की भी करे, लोगों का पेट भी भरे और किसी को भी ऐसी फीलिंग ना हो कि इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था या आज की सरकारें इस देश को अच्छी तरीके से नहीं चला रही हैं। स्पष्ट रूप से मांग करी गई कि सरकार यह बतलाए कि पूंजीवाद और समाजवाद की मात्रा क्या होगी। पूंजीवाद दाल में नमक के बराबर और समाजवाद चाय में चीनी के बराबर, बस यही है फॉर्मूला मिक्स इकोनॉमी का। इसे समझने का इससे खूबसूरत उदाहरण मुझे आज तक नहीं मिला, इसीलिए आपको भी यही बात समझाऊंगा कि व्हाट इज़ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का सीधा सा मतलब है कि दाल में नमक के बराबर पूंजीवाद अर्थात थोड़ा और चाय में चीनी के बराबर समाजवाद अर्थात ज़्यादा। तो सरकार ज़्यादातर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गरीबों के हितों में बनाएगी, सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ बनाएगी और साथ ही साथ जो अमीर लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा ताकि हम एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी बन सकें, ना कि हम कलेक्टिव इकोनॉमी बनकर ही हमेशा के लिए रह जाएं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि वो सारे देश जिन्होंने मिक्स इकोनॉमी अपना ली है या मिक्स इकोनॉमी अपनाने जा रहे हैं, अब उन्हें अमेरिका और सोवियत संघ के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका या सोवियत संघ के दबाव में आके मिक्स इकोनॉमी को ना अपनाया जाए, कैपिटलिज्म को अपना के अमेरिका के साथ हो जाया जाए या सोशलिज्म को अपना के सोवियत यूनियन के साथ हो जाया जाए? इन्हीं सारी चीज़ों को विचार करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है और इसी कॉन्फ्रेंस को बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जो कि युगोस्लाविया के अंदर हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई और इस सम्मेलन में दुनिया भर के अनेक देशों ने हिस्सा लिया और 1 सितंबर 1961 को ये तय कर लिया गया कि वे सारे देश जो कि ना अमेरिका के साथ हैं, जो कि ना सोवियत संघ के साथ हैं, वो एक तीसरा गुट बनाएंगे और इसी गुट को कहा जाएगा गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइंड। कौन है ये नॉन अलाइंड? वो जो ना अमेरिका के अलाइन में है, जो ना सोवियत संघ के अलाइन में है, उसे कहा जाएगा नॉन अलाइंड। तटस्थ राष्ट्रों का वो समूह जो ना पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, जो ना समाजवाद को बढ़ावा देगा, किसी भी झगड़े की स्थिति में, किसी भी समस्या की स्थिति में जो ना अमेरिका का पक्ष लेगा, जो ना सोवियत संघ का पक्ष लेगा, उसे कहा जाएगा गुट निरपेक्ष, जो निरपेक्ष रहे किसी भी गुट के प्रति। और पंडित नेहरू का ये हमारे देश को सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा गिफ्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो कि बेलग्रेड से शुरू हुआ था, उस ज़माने में 5 देशों ने इसकी स्थापना करी थी, जिनके बारे में मैंने अभी आपको एक तस्वीर के माध्यम से बताया। इन 5 देशों ने इस आंदोलन को इतना ज़्यादा बढ़ाया, इतना आगे तक ले गए कि वर्ष 2012 तक इस गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश शामिल हो चुके थे और संयुक्त राष्ट्र के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन है, दूसरा सबसे बड़ा समूह है। तो फिर इस आंदोलन की, इस समूह की यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है? उपयोगिता स्पष्ट है कि दुनिया में झगड़ों का अंत होना चाहिए, एक पीसफुल सोसाइटी की स्थापना होना चाहिए, कभी भी कोई किसी का फेवर नहीं ले, कभी भी कोई किसी का डिसफेवर नहीं करे, एक दूसरे की इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करें, पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को बढ़ावा दिया जाए, किसी भी कंट्री के इंटीग्रल मैटर में हस्तक्षेप ना किया जाए। ये 5 सिद्धांतों को उठाया गया और एक महान सिद्धांत का निर्माण हुआ जिसे कहा गया पंचशील सिद्धांत।
और यही पंचशील सिद्धांत आज भारत की विदेश नीति का आधार है। आप आर्टिकल नंबर 51 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 के अंदर। आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 यही कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। इसलिए भारत की विदेश नीति भी इसी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से स्पष्ट हो जाती है कि हमें ऐसा काम करना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, और साथ ही साथ यदि शांति नहीं बनी है, हम पर युद्ध थोपा गया, युद्ध अधिरोपित किया गया, तो हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी है, ना कि शत्रु पर हमला करना है। कहीं ना कहीं जब इस पंचशील सिद्धांत को आप पढ़ते हैं, इस फॉरेन पॉलिसी को आप आर्टिकल 51 में पढ़ते हैं, तो आपको ये भी एहसास होता है कि ये एक डिफेंसिव पॉलिसी है, ये एक रक्षात्मक नीति है। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे देश की ये नीति रक्षात्मक नीति है, क्योंकि आक्रामकता पर विश्वास करना भारत के चरित्र में कभी रहा ही नहीं। तो इस तरीके से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात यहाँ पर समाप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है। जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली, और 2 साल बाद चीन भी एक जनतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उभरा। तो क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ ये था कि हमें अमेरिका और सोवियत संघ का विरोध करना है? जी नहीं। गुटनिरपेक्ष का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी गुट के साथ नहीं हैं तो उसके खिलाफ हैं, बल्कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ यह होता है कि आप किसी गुट के साथ नहीं हैं, इसका अर्थ आप तटस्थ हैं। भारत आज़ादी के समय एक बेहद गरीब राष्ट्र था। भारत की संपत्ति और शोहरत को लूटा जा चुका था। निश्चित तौर पर पंडित नेहरू ये बात अच्छी तरह जानते थे कि हमें डेवलपमेंट के लिए अमेरिका की भी मदद लेनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विकास बिना अमेरिका के नहीं हो सकता, और चूंकि सोवियत रशिया हमारे पास में है, इसलिए सैनिक समर्थन जो है ये उससे भी लेना है। तो ये इस महान परंपरा की देन थी, ये इस महान सिद्धांत की देन थी कि पंडित नेहरू अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के ही साथ सामंजस्य बिठा पाए। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करता रहा, चाहे वो 1947 का कश्मीर विवाद रहा हो, चाहे वो 1965 का अटैक रहा हो, चाहे वो 1971 का मुक्ति संग्राम रहा हो, अमेरिका ने कभी भी तटस्थ नीति नहीं अपनाई। चूंकि अमेरिका ने कभी तटस्थ नीति नहीं अपनाई, यही रीज़न था कि भारत का झुकाव लगातार सोवियत संघ की तरफ होता चला गया, और सोवियत संघ की ये गलत फहमी कि भारत समाजवाद को ठीक से पेट्रोनाइज नहीं करेगा बहुत जल्द ही दूर हो गई, और यही रीज़न था कि भारत और सोवियत संघ बेहद करीब आते चले गए। लेकिन जब हम भारत और चीन के संबंधों को देखते हैं तो शेंग लाई, जो कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, और पंडित नेहरू बेहद करीबी दोस्त थे। भारत दुनिया का वो पहला देश था जिसने चाइना को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण जरूर दी, लेकिन चीन के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करी। और इन पंचशील सिद्धांतों का, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि भारत को चीन का हमला झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे कभी प्रासंगिकता की बात करी जाती है कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट, तो आप अगर 2020 की बात करेंगे, 2021 की बात करेंगे, तो इसकी प्रासंगिकता जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। लेकिन अगर हम लोग 1962 की बात करेंगे, इंडो चाइना रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो उस दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन को फेल पाते हैं, पंचशील सिद्धांतों को फेल पाते हैं, क्योंकि चाइना का इंडिया पर रैंडम अटैक ऐसे ही नहीं हुआ। जबकि पंडित नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, जबकि पंडित नेहरू शेंग लाई को अपने सबसे अच्छा मित्र बता रहे थे, जबकि पंडित नेहरू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना को परमानेंट सीट अवेलेबल करा रहे थे, इन सब बातों के बावजूद रातों रात हमला होना, भारत के 3000 सैनिकों का मारा जाना और भारत को बुरी तरीके से बेइज्जत करके चाइना का रातों रात वापस चला जाना क्या सिद्ध कर रहा था? भारत को नीचा दिखाना। विपक्ष तो विपक्ष,
सत्ता पक्ष के लोगों ने भी पंडित नेहरू पर इस घटना को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाए थे और पहली बार पंडित नेहरू को लो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। और कहा तो ये भी जाता है कि चीन से हुई इसी हार की वजह से पंडित नेहरू को सदमा लगा था, जो आगे चल के 64 में उनकी मौत का कारण बना। पंडित नेहरू के बाद शास्त्री ने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर तटस्थ नीति अपनाई, लेकिन जिस पॉलिसी को अब तक डिफेंसिव रखा गया था उसको अग्रेसिव करने में भी देर नहीं लगाई और भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर इसका असर पड़ता है जब 1965 में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को भी बहुत जल्द ये बात समझ में आ गई थी कि यदि आप अमेरिका पे अति विश्वास करोगे या अंधविश्वास करोगे तो गुट निरपेक्षता को बरकरार नहीं रख पाओगे। इसीलिए भारत तटस्थ रहते हुए स्वतंत्र भी है, अपने निर्णय खुद ले सकता है और दुनिया में सबसे अच्छी विदेश नीति को रखता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में यदि हम लोग वर्ष 2020 की बात करें तो 1962 में जिस गलवान घाटी के अंदर चाइना ने अतिक्रमण किया था, भारतीय सैनिकों को मारा था और रातों रात हमला करके ज़मीन कब्जा ली थी, 2020 में वो स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने इस फॉरेन पॉलिसी में चेंज लाए हैं और उसे डिफेंसिव से मौका पड़ने पर अग्रेसिव बना दिया है और अब हम फ्रंट फुट पर काम कर सकते हैं। इसलिए अब हमारे सैनिकों को ऐसा कोई भी निर्देश नहीं है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखनी है। ये हमारी नीति तो है, लेकिन ये नीति सिर्फ तब तक है जब तक सामने वाला पंचशील को मानेगा। यदि सामने वाला व्यक्ति पंचशील सिद्धांतों को नहीं मानेगा, हमारी संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, हमारे शांति और सह अस्तित्व को वॉयलेट करेगा, जब तक वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देगा तो हम उसके प्रति बिल्कुल भी नरम रुख नहीं अपनाएंगे। और चूंकि हमने ये नरम रुख अपनाना छोड़ दिया है, हमने पंचशील सिद्धांतों को थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में डाल दिया है, बस इसी वजह से आजकल कहा जा रहा है कि ये नया भारत है, ये बदला हुआ भारत है। अब ये जवाब देना भी जानता है और ये सामने वाले से उसी की भाषा में बात करना भी जानता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्ष आंदोलन को डिस्कस किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ, किन लोगों के सहयोग से शुरू हुआ, इसको शुरू करने के पीछे क्या रीज़न थे, ये सारे रीज़न आपको पता चल गए जो प्री की परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन यदि आपसे मुख्य परीक्षा के तौर पर पूछा जाएगा तो यहाँ पे मेरी आपसे सलाह है कि अब चीन और पाकिस्तान आपसे नहीं पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व, और समकालीन विश्व में बदली हुई विदेश नीति। तो ये बदली हुई विदेश नीति क्या है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि भारत ने दूर दुनिया के देशों से बेहतर संबंध स्थापित किए हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और फिर अंत में एक बात कि गुट निरपेक्ष का भविष्य क्या है। गुट निरपेक्ष के भविष्य की यदि हम लोग बात करेंगे, नॉन एलाइड मूवमेंट के भविष्य की यदि हम लोग बात करेंगे, तो इसका भविष्य भी वही है जो भारत का भविष्य है, बेहतर, डेवलप, शक्तिशाली और पूरी दुनिया को सीख देने वाला। क्योंकि गुट निरपेक्षता की जड़ में भारत का लोकतंत्र है, गुट निरपेक्षता की जड़ में समाजवाद है। इसलिए इस आंदोलन से किसी गरीब राष्ट्र का कभी नुकसान नहीं होता और किसी अमीर राष्ट्र का कभी अहित नहीं होता। भारत की दुनिया भर के देशों के प्रति तटस्थ रहने की ये जो नीति है, यही गुट निरपेक्षता का आधार है और शायद इसीलिए भारत आज विश्व गुरु बनने के लिए फिर से अग्रसर है। तो गुट निरपेक्षता की इन सारी बातों के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। किसी अगले विषय के साथ आधुनिक भारत के इतिहास की चर्चा हम लोग फिर से करेंगे। थैंक यू।